हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बच्चों, आप लोगों से जैसा वादा किया था कि अब धुआंधार वीडियो आएगा, तो बस आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। हाँ बच्चों, ये 1.5 महीने जो समय है, इसमें यदि आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपके लिए निरंतर इतना ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं कि सोच नहीं सकते। आप जितना आप पढ़ नहीं पाओगे उतना मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट देना होगा। सबसे पहली बात, 2024 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें पहला लेक्चर रहेगा। यहां पे मैं केमिस्ट्री दे रहा हूं, फिजिक्स आपका हो जाएगा, बायोलॉजी, हिंदी का कुछ प्रश्न, कुछ इंग्लिश का बच्चों, और मैथमेटिक्स के भी आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। लेकिन कब, जब मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाऊं तो प्लीज बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक छोटा सा प्यार आपको देना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। अब ये देखिए, 2019, 20, 22 3 साल, 2021 में पेपर हुआ नहीं था। इन 3 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका पेपर दे दो। पेपर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि पेपर में पुराना ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, उसमें से हटाकर आपको देना है ना, तो मेहनत तो लगेगा कि नहीं। उसको लिखना है, छांटना है, आंसर शीट मिलाना है, तब आपको देना है। तो आज हम कुछ प्रश्न भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, भले ही चाहे 10 ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन उनको करेंगे, साथ में प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जब के का मान इतना है। यह प्रश्न पूछा गया था, 2019 की बात है बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, 1.26 गुणे 10 घाते 13 सेकंड, ये आप देखिए, और ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1.26 गुणे 10 घाते 13 सेकंड। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये 1 निगेटिव होता है और पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है। तो 6 निगेटिव में 4 पॉजिटिव घट जाएगा तो 2 बचेगा, और पक्षांतर होगा तो +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वो भी चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। एक एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। बच्चों, हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको संपूर्ण सोल्यूशन विधिवत समझाकर प्रोवाइड किया जाता है। पोटेशियम 4 है बच्चों, एक पोटेशियम का 1 होता है। आयरन का हमें निकालना है, साइनाइड 6 है और एक साइनाइड 1 निगेटिव, टोटल 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या। 4 1 कम 4, धन x - 6 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका +2। जी हाँ, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये आपका 2 हो गया। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है प्राथमिक एमीन का फिनाल के साथ, द्वितीयक एमीन, ट्राई एथिल एमीन। बताना आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो इसका आंसर है बच्चों ट्राई एथिल एमीन। क्या? ट्राई एथिल एमीन। आगे देखिएगा, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड, बताओ आप लोग, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है बच्चों। क्या? लैक्टोज। सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आपको मिस नहीं करना है। यहां पर देखो भाई साहब, ये आपका उपसंयोजी यौगिक है। संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या कितनी है, मतलब इसको हम जल में मिलाते हैं तो टोटल कितने आयन मिलता है बच्चों, तो आपका 2 मिलता है। कितना? 2। आप लोग लिख लेना, केवल और केवल 2 आयन्स मिलते हैं, ठीक है। आंवला में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की होती है बच्चों, समानुपाती होती है। यहां पर आप लोग लिख लेना समानुपाती, इधर मैं लिख दूं बच्चों समानुपाती, ठीक है, समानुपाती। कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यार। यदि दिक्कत है तो फिर तो समझो बहुत ही दिक्कत है। आगे देखिए बच्चों, आर्हीनियस समीकरण लिखिए। आर्हीनियस समीकरण, एक वाक्य में उत्तर। तो आर्हीनियस समीकरण है k बराबर a -EA/RT, ठीक है। यहां पर डेल भी रहता बच्चों, तो डेल कर देता हूं, माइनस का डेल EA/RT, डेल्टा जिसे बोलते हैं। आगे देखिए, संक्रमण धातुओं में लवण रंगीन यौगिक होते हैं किस कारण से, तो ये डीडी संक्रमण से बच्चों। किसके कारण? डीडी संक्रमण। इसके कारण डीडी संक्रमण। आप लोग चाहो तो इन प्रश्नों को लिख भी सकते हो, क्योंकि इनका आप नोट्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि एक पेड बैच बना लूं,
लेकिन कोई बच्चा सोचेगा कि सर इतने भी लालची हो गए, इसलिए पेड बैच नहीं बनाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बेंजल्डिहाइड की केसीएन के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए। बताओ, बेंजोइन संघनन बच्चों क्या है? बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन। ठीक है, बेंजोइन संघनन। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। एक सत्य असत्य है, बाकी 5 जो भी थे वो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। एथिलेमीन जल में विलेय है, जबकि एनिलीन नहीं। सही है क्या? बताओ आप लोग। तो बिल्कुल ये सत्य है। क्या है? सत्य है। अब देखिए बच्चों, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, ये 2019 में पूछा गया था प्रश्न। मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस से काम नहीं चलने वाला। आप लोग चाहोगे तो इसका अगला लेक्चर भी आएगा। पुराने जैसे आप लोगों को पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 4 साल का वैसे भी सोल्यूशन करा दूंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम मोल प्रभाज या मोलरता, मोललता सब कुछ बात करेंगे। तो यहां पर हमारा मान लीजिए एक पात्र है और पात्र में 2 चीज होता है, याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पात्र में 2 चीज होता है, तीनों को आप एक साथ समझ पाओगे। पात्र में एक होता है आपका बच्चों विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। ठीक है, 2 घटक से मिलकर कोई विलयन, जैसे पात्र में मैंने बोल दिया ये विलयन है, सॉरी। विलयन में 2 घटक है बच्चों, एक तो आपका विलायक, क्या? एक विलायक और दूसरा विलेय। ठीक है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं, 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विलयन का निर्माण करते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि इस विलायक में जो विलेय मिला हुआ है वो मोल की संख्या में मिला हुआ है, मोल की संख्या में, ध्यान रखिएगा, मोल की संख्या में। और ये जो विलायक है वो आपका आयतन में है। इसमें आयतन में, आयतन में या तो मान लीजिए किलोग्राम में हो। तब इसको हम इस प्रकार से परिभाषा देते हैं। मान लीजिए 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहला जाती है। देखो ना कितना बढ़िया है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता कह देते हैं। परिभाषा, केवल परिभाषा लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं। क्या लिखना था बच्चों? परिभाषा। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब विलयन जो बनता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलायक और एक विलेय। अब ये विलायक यदि ग्राम में है तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। ठीक, अब जब मोलरता की बात आती है बच्चों तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1000 ml विलयन में, ठीक है, या 1 लीटर, क्या? 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जब 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोल की संख्या, यह आपका मोललता, और जब 1000 ml विलयन में विलेय के मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। देखो परिभाषा याद हो गया, ऐसे ही याद करना है, माइंड में फीड हो जाना चाहिए। रटने की बात नहीं बच्चों, यहाँ पे समझने। जो बच्चा शिव कोचिंग क्लासेस में आता है केवल समझने आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 1000 ग्राम विलायक में पूछेगा उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो हम मोललता कहते हैं। 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अब ये मोल प्रभाज कैसे कहेंगे बच्चों? तो मान लीजिए इसके मोल की संख्या n है और इसके मोल की संख्या स्मॉल n है। तो भाई साहब विलयन में किसी एक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात ही आपका मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे हम a का निकालेंगे तो a के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे पूरा टोटल मोल की संख्या। मैंने ये कहा कि विलयन में जितने भी घटक हैं उनकी कुछ ना कुछ मोल की संख्या होगी, उनकी कुछ ना कुछ मोल की संख्या होगी। मोल की संख्या है बच्चों, तो विलयन में किसी एक घटक की मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात। जैसे विलयन में 2 घटक हैं, विलायक और विलेय। तो यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोल की संख्या और नीचे विलयन की मोल की संख्या,
दोनों चीज है ना, इसलिए बिलियन की मोल की संख्या है। अर्थात किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उनकी मोल की संख्या का अनुपात आपका मोल प्रभाज कहलाता है। चीजें क्लियर बच्चों? यदि हम यहाँ पे विलेय का निकालेंगे तो विलेय की मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे बिलियन के दोनों की मोल की संख्या का योग। इसलिए तो कहा जाता है कि बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। यदि ए का निकालना है तो एक्स ए बराबर जो आपका विलायक का मोल संख्या ऊपर होगा, नीचे बिलियन का होगा। इस प्रकार से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो। ठीक है। किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव, विलायक है विलेय, भाई अवयव में क्या चीज होगा, एक तो विलायक होगा दूसरा विलेय, में मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब बिलियन में दो घटक होंगे, ये तो सबको पता है। एक तो आपका हो जाता है बच्चों क्या, विलेय, दूसरा विलायक। तो किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की संख्या का मोल का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे विलेय का मोल की संख्या स्मॉल एन है, इसको ऊपर रखेंगे, नीचे बिलियन। विलायक का मोल का संख्या आपका कैपिटल एन है, तो इसको ऊपर रखेंगे, नीचे बिलियन मतलब दोनों का। इसके बाद मैंने मोललता की परिभाषा दी। किसी बिलियन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में, आपको समझाया था ना कि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोल की संख्या को 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोल की संख्या को हम मोललता कहते हैं, है ना। मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान और प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान। ये आप लोग फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। आगे चले, मोलरता हमने आपको समझाया था, तो ये बताया था यहां पर देखिए 1000 ml बिलियन में या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसी विलेयन की मोलरता उसके 1 लीटर घुले विलेय पदार्थ में मोलों की संख्या है। 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। वही चीज है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये आपको सूत्र लिखना तो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है इतना महत्वपूर्ण है कि वही बच्चा समझ सकता है जो अच्छे तरीके से पढ़ता है। जैसे यहां पर दिया एक उपसंयोजी यौगिक, निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु में संकरण इसका बताना है, ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख करना, साथ में ज्यामिति बताना है, इसमें कौन सा संकरण है और कौन सा ज्यामिति है। तो इसके लिए मैं आपसे समय लूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समय देना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं बच्चों, अन्यथा चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। और भाई हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम तो छोड़ सकते नहीं है कि हम छोड़ देंगे अधूरे में। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है, देखो यहाँ पे निकिल है, क्लोरीन कितने बच्चों 4 हैं, ठीक है। ठीक यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 निगेटिव, कितना हो गया 2 निगेटिव। अब यहां पर सबसे पहले आपको बताना बच्चों कि इस संकुल में जो आपका निकिल है केंद्रीय धातु परमाणु, इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालोगे बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या यदि निकालते नहीं बन रहा तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना, थोड़ा देखिएगा। निकल का x हो जाएगा, ये -4 है, 4 क्लोरीन है, बराबर का -2, पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 2 आएगा, ध्यान रखना। निकिल है ना धातु या केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले मैं बताता हूं। ऑक्सीकरण संख्या आपका 2 है, कितना बच्चों, ऑक्सीकरण 2 है। तब यदि मैं आपसे कह दूं कि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका बच्चों 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s2 में। किंतु जब ऑक्सीकरण संख्या 2 है, किंतु जब हम निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तब यहां पर परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 26। इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s2, पेन भी धोखा दे रहा है, चलो 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 और बच्चों s का इलेक्ट्रॉन चला गया तो 0 और 4p में भी 0, मतलब आगे 0 है। यहां तक क्लियर। ये आपका केवल और केवल बन चुका है निकिल 2 पॉजिटिव का। ऐसा क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि पूरा इसका संक्रमण बताना पड़ेगा ना, पूरा इसकी ज्यामिति बताना पड़ेगा बच्चों। अब इस स्थिति में होगा क्या, थोड़ा देखिएगा।
यहां पर मैं यदि बात करूं कि सामान्य अवस्था में, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, समान अवस्था, समान अवस्था मतलब जैसे मैं डी की बात करता हूं तो यहां पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 5, सही है, 5 होते हैं। पी में आपका 1 होगा, सॉरी एस में 1 और पी में 3। तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5, और इसमें हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा 3D8, और ये 4s का है, और ये आपका 4s में 0, 4p में 0 है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं संकरित अवस्था। संकरित अवस्था के लिए, या ऐसा हम लिख सकते हैं आयन संकरित के लिए, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन संकरित अवस्था के लिए होता क्या है, जो आपका लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो इसलिए यहां पर ये अरेंजमेंट होगा बच्चों। देखिएगा टोटल कितने होते हैं बच्चों, 5। तो 1 2 3 4 5, ये आपका S का है तो रहने दीजिए, ये आपका P का है। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो फिर इनमें क्या हो जाता है बच्चों कि ये खाली हो जाते हैं, तो यहां पे जो आपका एक संकरण होता है, यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। कितने, 4, 1 2 3 4, मतलब यहां तक के, यानी कुल मिलाकर के यहां तक, सही है, यहां तक ये जो है वो संकरित होगा, क्योंकि 4 क्लोरीन जुड़ेगा। तो अगले स्थिति में हम बात करते हैं जो आपका क्या है, निकिल है। क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 4 हैं, ठीक है, यहां पे क्लोरीन 4 कर देता हूं, कि क्लोरीन 4 है, और 2 नेगेटिव आयन के लिए, ठीक। देखिएगा यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन तो वही हैं, जहां इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो आता है, मतलब 4 क्लोरीन आया है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, ये दिया, ये दिया और ये दिया, और यहां पे जो संकरण बनेगा आप ही बताओ, यहां पर D का 1, S का 1 और P का 2, मतलब DsP2 संकरण। ये लो भाई, DsP2 संकरण हो गया बच्चों। अब DsP2 संकरण हो गया, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, तो इसकी ज्यामिति होती है समतल वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति होती है बच्चों समतलीय वर्गाकार, यही तो पूछा था। मतलब इसकी ज्यामिति बनाने के लिए यहां पर मैं बना देता हूं, लगभग आपके 4 होंगे, तो यहां पर सेंटर पॉइंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये समतलीय वर्गाकार बनाता है, ठीक। यदि मैं कह दूं तो यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर लिगेंड होता है, 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं, तो ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, और बीच में रहता है मेटल सेंटर वाला, ठीक है। और इनके बीच जो कोण बनता है बच्चों वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये पहला निकल कर आया, निकिल का निकल कर आया। फिर हमारा बच्चों आयरन का सिमिलर है, लेकिन यहां पर Cn की संख्या 6 है। अब यहां पर जो दूसरा संकुल यौगिक था बच्चों, यहां पर आयरन है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या यहां पर निकलेगा +3। +3 मतलब ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जैसे यहां पर आपका आयरन 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। लेकिन जब ये आपका मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या +3 दर्शाएगा, तब इस पर टोटल हो जाएंगे बच्चों परमाणु क्रमांक 23। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यहां पर मैं पूरा नहीं लिखता हूं, यहां पर जो आपका हो जाएगा 3D में, 3D के कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से जाएगा, तो इसमें बचेगा 5, और यहां पे 4s में बिल्कुल कुछ भी नहीं,
और जो आपका 4p आएगा उसमें भी कुछ भी नहीं। सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। इसके 5 आपके कक्षक होते हैं डी में, कोई प्रॉब्लम। एस का बच्चों 1 कक्षक होता है और पी में आपका 3 कक्षक होता है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा मैंने बता दिया और ये मैंने बात कर दिया सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था मतलब ऑक्सीकृत के रूप में, ठीक है। सामान्य अवस्था की मैंने बात कर दी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 अब 3 4 5 ऐसे ही रहता बच्चों। अब क्या होता है यहाँ पर आपका लिगेंड आता है। जब लिगेंड आता है बच्चों तो इलेक्ट्रॉनिक में देता है, इसलिए इनको क्या करो, पहले युग्मित करो। क्या करो, युग्मित करो। तो जब हम अगले स्टेप में इसको बनाएंगे तो देखिएगा थोड़ा सा, ये आपके 5 कक्षक का भाई डी का है, तो अरेंजमेंट करना है। 5 कक्षक बना दिए, आपका ये एस रहने दो और पी भी रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसमें भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब ये क्या है, अरेंजमेंट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन उठेगा तो इसमें जोड़ा बन जाएगा, इसमें जोड़ा, ये बेचारा अकेला रहेगा, बाकी 2 खाली हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति आ गया ये आयन का है, Fe3 आयन के लिए बच्चों, Fe3 आयन के लिए ये जो हमारा एक प्रकार से संकरित कक्षक है। संकरित कक्षक आप कौन कौन से, कितने, 6, 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे, यहाँ पर पूरे के पूरे 6 कक्षक भाग लेंगे। थोड़ा सा समझना है भैया, आप लोग समझने आए हो तो आपको समय देना पड़ेगा बच्चों। यदि आप सोचोगे कि भाई हम ऐसे 2 मिनट में टॉप कर दें तो नहीं हो पाएगा। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग, शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे भी आपको शेयर कर दी जाती हैं, मॉडल पेपर वगैरह जो आपको फ्री में दिया जाता है। तो आपका मान लीजिए ये तो भाई संकरित नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले नहीं, इनको खाली चाहिए। अब यहाँ पर ये आता है तो ये जो संकरण बनता है बच्चों, यहाँ पर कौन सा संकरण बन सकता है बताओ। यहाँ पर है आपका sp3d2 या d2sp3, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं d2sp3 या ऐसा लिख सकते हैं sp3d2। ये आपका संकरण बन गया बच्चों, कौन सा संकरण है, ठीक। और यहाँ पर आप लिख सकते हो संकरित अवस्था। ये प्रश्न कोई करता ही नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न कोई करता ही नहीं है, लोगों से समझ में नहीं आता है और इतना सरल होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है ना बच्चों, वो अष्टफल की होती है। कैसे होती है, अष्टफल की। जो ज्यामिति होती है, ज्यामितीय अष्टफल की। अब आप लोगों को लगेगा सर एग्जाम में कैसे करेंगे अष्टफल की। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए आपका एक केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है मेटल, ठीक। तो इसमें 2 लिगेंड तो ऐसे जोड़ दो सीधा फंडा, और 2 लिगेंड कुछ ऐसे जोड़ दो, और 2 लिगेंड कुछ ऐसे जोड़ दो। ये आपका अष्टफल की बन गया। इतना ही बनाना है जो आपके एग्जाम के लिए पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छापते रहो जो आपसे ना भी बने। तो ये सभी के सभी लिगेंड हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे लिगेंड जुड़ जाते हैं, ठीक। इनके बीच जो कोण बनता है बच्चों, एक तो 90 डिग्री का बनता है यहाँ पर, और इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये आप लोग बना सकते हैं, एग्जाम में आ जाएगा और पुराना पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हूं बच्चों, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। मैं गारंटेड कहता हूं एमपी बोर्ड में आप एग्जाम में बल्ले बल्ले करके आओगे और एग्जाम को एकदम बोलते हैं ना जिससे फोड़ के आएंगे, तो हमारे साथ आप फोड़ के आओगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और वीडियो पाने के लिए और भी इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को तभी मिलेंगे जब इसका प्यार और सपोर्ट अच्छा रहेगा, रिस्पांस अच्छा रहेगा, लाइक्स अच्छे रहेंगे, आप लोगों का शेयर अच्छा रहेगा, क्योंकि शेयर होता है ना तो पता चलता है कितने बच्चे शेयर से देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।